Good morning, students. Today we will going to start our new chapter, which is known as elasticity. In the module section, you have been named this chapter as some basic properties of matter, right? Some basic properties of matter. So here we will going to say elasticity. What is elasticity? कोई भी बॉडी आपको समझ में आता है ना, इलास्टिक इन नेचर वाली बात. कोई भी बॉडी को आप खींचो तो खींचना इलास्टिसिटी नहीं होती, उसको वापस शेप को गेन कर लेना वाली चीज होती है ना. तो आप किसी बॉडी को खींच रहे हो, वो लंबा हुआ, फिर वो अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में चला गया, तो बोलते वो बॉडी की इलास्टिक नेचर है उसमें, है ना. बॉडी में कैसी नेचर है? इलास्टिक नेचर है. तो इलास्टिसिटी आती क्यों है किसी भी बॉडी में, क्यों आती है? जैसे ये है ना, इसमें भी इलास्टिक नेचर है, हल्का हल्का ये टिल्ट हो रहा है, फिर वापस शेप में चला जा रहा है. यू कैन फील इट दिस एग्जाम्पल इन योर रबर बैंड, है ना. रबर बैंड वाले एग्जाम्पल में आप अच्छे से देख सकते हो, वो खूब इलास्टिक होता है, फिर वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन भी कर लेता है, राइट. तो इलास्टिसिटी क्यों होती है? बेसिक की अगर बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, जो भी इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? देखो, इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ इस तरीके का होता है, जिसके कारण इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है, जिसके कारण इलास्टिक प्रॉपर्टी आती है. ठीक है, इसके कारण होता है. देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. तो इसी के कारण इलास्टिक नेचर की प्रॉपर्टी आती है. क्यों आती है? क्योंकि देखा गया कि इसमें स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के पैटर्न्स आपको नजर आते हैं. ऐसा है. दिस इज ड्यू टू वाई द बॉडी बिकम्स इलास्टिक, दिस इज ड्यू टू वाई द बॉडी बिकम इलास्टिक. ये दिख रहा है, ऐसा डायग्राम होता है. इसको बना लेता हूं अच्छे से. ठीक है, ये देखो, हो गया. ये देखो, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा. कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? इट इज लाइक अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ये आपको स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. इसी स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के लिए इलास्टिसिटी डेवलप हो जाता है. इलास्टिसिटी गेट्स डेवलप्ड. क्लियर है? इलास्टिसिटी इसी प्रॉपर्टी से आती है. जिसमें भी ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्यादा होता है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम होता है, वो आपको वहां पे ज्यादा वो इलास्टिक हो जाता है. जिसमें ये कम होता है, ये कम हो पाता है. तो इलास्टिसिटी बेसिकली ये, अगर स्ट्रक्चर्स को डीप में देखा जाए तो ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जो इनकी बाउंडिंग्स दिखती है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, बात समझ में आ गई है. तो इलास्टिसिटी में क्या बात होती है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल होती है ना. अगर डेफिनेशन की बात करें सिंपल सा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स शेप, है ना, अपने शेप में कोई भी बदलाव होने से रोकता है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट शेप. ठीक है, अपने शेप में कोई भी बदलाव होने से रोकेगा. एंड रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, वो अपने शेप में फिर वापस आ जाएगा. ठीक है ना, यह एक इलास्टिक नेचर की बेसिक सी बात होती है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो टर्म्स वगैरह जो पढ़ने हैं वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन. क्या पढ़ना है? स्ट्रेस और स्ट्रेन. ठीक है ना, जो हमारे डेवलप होते हैं जब किसी बॉडी को खींचा जाता है. तो कोई भी बॉडी क्या परफेक्टली इलास्टिक है? एनीथिंग परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक की बात करें तो क्या कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है? तो
तो बहुत कम है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ क्वार्ट्ज का फाइबर है ना, क्वार्ट्ज फाइबर को लगभग बोल सकते हैं कि ये कंप्लीटली या परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर का है। उसको तुम कितना भी खींचो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, लगभग बोल सकते हैं। अपोजिट टू इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक नेचर का जो अपोजिट होता है, ठीक है ना, अपोजिट की बात करें तो वो है प्लास्टिक। समझ में आ गया? अपोजिट प्लास्टिक, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी, ठीक है ना, वो रीजन में कभी वो वापस नहीं आ सकता है। अब प्लास्टिक को खींचो वो वापस नहीं आ जाएगा, वो खींचोगे तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना। अपोजिट, तो इलास्टिसिटी का अपोजिट प्लास्टिसिटी या इलास्टिक टू प्लास्टिक। चलो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें जो बात करनी है वो बात करनी है सर, जब किसी भी बॉडी को आप खींचते हो तो उस पर कुछ फोर्स लगाते हो, वो फोर्स हमें एक टर्म डेवलप करता है फिजिक्स में जिसको बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। फिर उसी से एक स्ट्रेस भी डेवलप होता है, मतलब फोर्स के कारण स्ट्रेस डेवलप हुआ, फिर उस स्ट्रेस के कारण से उसके डायमेंशंस में चेंज आई, उस डायमेंशन के चेंज होने से स्ट्रेन डेवलप हुआ। तो हमारा जो मेन कंसर्न है सीखना, उसको बोलेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हमें सीखना है थोड़ा। ये दो टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इस चैप्टर में। बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, पहला स्ट्रेस की बात करता हूं, ठीक है, स्ट्रेस की बात करता हूं। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को बोला जाता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पे और कितने एरिया पे लग रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं सर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो तुम क्या लिखोगे कि हमारे पास मान लो एक ये ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑब्जेक्ट, रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड टाइप की चीज है, इस पे इधर तुम फोर्स लगा दिए F, ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? F एक्सटर्नल। तो इक्विलिब्रियम अगर मेंटेन्ड है, इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, मान लो इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, तो अंदर भी एक फोर्स जनरेट हो जाएगा F अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो है ना, ये रिस्टोर कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा स्प्रिंग में होता है रिस्टोरिंग फोर्स लग जाएगा, जैसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में हमने सीखा है। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेस लिखोगे और किसी एक एरिया ए पर है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो स्ट्रेस लिखा जाएगा हमारा F बाई ए। ये F एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये F का मतलब वो रिस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर की ओर लग रहा है ना। ये रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी नहीं है कि F ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात स्ट्रेस पे ये। दूसरे की इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है कि वो यूनिट है जो प्रेशर का लेकर आता है। देखो ऊपर है न्यूटन, नीचे है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लगभग क्या है? प्रेशर की यूनिट ही है, लेकिन ये प्रेशर का काम नहीं कर रहा है, ये प्रेशर का काम नहीं कर रहा है। प्रेशर क्या होता है? F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रेस। बात कर लेते हैं भाई स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या होगा देख लो, स्ट्रेन क्या होगा सर? स्ट्रेन पे बात कर लेते हैं हम लोग। देखो स्ट्रेन पे बात कर लेते हैं, राइट। स्ट्रेन क्या होगा? तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मैं लिखता हूं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या लिखाएगा? स्ट्रेन की वैल्यू की बात करूंगा तो सिंपल सा चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है ना। ये होता है हमारा स्ट्रेन, चेंज इस डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हमारा डायमेंशन प्रीवियस से कितना चेंज हुआ और ओरिजिनली कितना था। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो हमारे पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसका ओरिजिनल लेंथ L था, कोई भी ये फिक्स ऑब्जेक्ट है, मान लो ऐसा फिक्स है,
इसका लेंथ L था, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया और जिसके कारण से इसका जो डायमेंशन हुआ वो कुछ डेल्टा L बढ़ गया भाई, हल्का सा खींच गया। बात समझ में आया? जैसे स्प्रिंग में खिंचाता है और क्या, ये हो गया डेल्टा L, डेल्टा L। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेन की बात करोगे, स्ट्रेन की बात करोगे तो स्ट्रेन लिखोगे डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L, ये हो जाएगा स्ट्रेन। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, तो इट्स अ डायमेंशनलेस, ध्यान देने वाली बात, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। बोलो क्लियर है? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये है बेसिक सा स्ट्रेस और स्ट्रेन, कॉपी कर लो जल्दी, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो बात होगी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की, ठीक है ना, बात होगी टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के, ठीक है ना, कुछ टाइप्स होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के। जैसे कि पहला जो है हमारा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन, ठीक है। दूसरा जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है भाई लॉन्गिट्यूडनल में दो पार्ट आएंगे, एक आएगा टेंसाइल और एक आएगा कंप्रीहेंसिव, ठीक है ना, एक आएगा टेंसाइल एक आएगा कंप्रीहेंसिव, ये लॉन्गिट्यूडनल में दो सब टॉपिक आएंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा कैटेगरी आता है वो कहलाता है शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो दूसरा कहलाएगा। और जो तीसरा लेकर आएगा वो कहलाएगा हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो हमें जो बात करनी है टाइप्स पे, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ये हम देख लेते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा? पहला टाइप जो आएगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। दूसरा जो आएगा, इसमें दो टॉपिक आएंगे जो हमें पढ़ना है। कौन कौन पढ़ने हैं? पहला कहलाएगा टेंसाइल, टेंसाइल, और दूसरा कहलाएगा कंप्रेसिव, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इसके दूसरे टाइप जो आएंगे वो आएंगे हमारा शियर, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन। और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है ना, ये चीज है भाई। ये बेसिक तीन हमें पढ़ने हैं, बात समझ में आ रहा है? तो एक एक करके देख लेते हैं। एक एक करके हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव को देख लेते हैं जरा फटाक से, ठीक है। ठीक है, पहला देख लो भाई। तो पहला में लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल मतलब फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन जो है, ठीक है ना, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, फोर्स विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। फोर्स हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो ऐसे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप करना, ठीक है। तो देखो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं तो इसमें दो बेसिक से चलेंगे। पहला जो कहलाएगा वो टेंसाइल, जिसमें टेंशन वाली टर्म आएगी, टेंसाइल, टेंशन समझ में आ रहा है टेंशन क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लेंथ बॉडी बनाऊं
एक रॉड बना दूं, ठीक है ना, इस तरीके का हमारा ये रॉड है, ठीक है। तो इस पे मैं फोर्स लगा देता हूं, इधर मैंने एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर हो गया इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लो भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ले लो। तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया, कोई भी लेंथ L था, मान लो ओरिजिनल लेंथ की बात कर लेते हैं सर, यहाँ से जो लेंथ था यहाँ तक ये ओरिजिनल लेंथ है, और ये ओरिजिनल लेंथ कितना है, कुछ L है, ठीक है। तो इसको जब तुमने फोर्स लगा के खींच दिया तो इसका लेंथ कुछ चेंज हो गया भाई, लेंथ कुछ चेंज हुआ, ऐसा। ये बोल दो डेल्टा L, ये बोल दो डेल्टा L। तो यहां पर तुम क्या लिखोगे, अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है ना, इफ इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो किसी भी समय पे जो पीछे एफ डैश जो लग रहा है वो एफ के बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम होना। तो मैं यहाँ पे अगर स्ट्रेस की बात करूंगा, जो तनाव स्ट्रेस, वो होगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया। तो एफ अपॉन एरिया ए हो गया। और यहाँ पर सर स्ट्रेन की बात करूंगा तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, तो वो हो जाएगा सर डेल्टा एल बाई एल, इसी की तरह नॉर्मल। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर वाली चीज। फोर्स विल ऑलवेज रिमेन परपेंडिकुलर, जिसको बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। टेंसाइल के नाम से जाना जाएगा क्योंकि टेंशन का जनरेशन हो रहा है। अगला जो है भाई वो है कंप्रेंशन या कंप्रेसिव, कंप्रेशन या कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन। तो सेम चीज है, करना क्या है भाई, फोर्स हमेशा एक दूसरे को कंप्रेस करेंगे। इसी में अगर मैं दूसरा की बात करूं, कंप्रेसिव या कंप्रेशन भी लिखा रहेगा, कंप्रेसिव या कंप्रेशन स्ट्रेस स्ट्रेन। तो सिंपल सा चीज है ना, इसमें क्या है, फोर्सेस हमें सर ऐसे लग रहे होंगे इस तरीके से। लो भाई फोर्स एफ लगा दो, इधर मान लो वॉल है तो वॉल है, और क्या, फोर्स ऐसे लग गया। लेंथ एल था, लेंथ कितना था, लेंथ कुछ एल था, लेंथ एल था, ठीक है। और इसका डायमेंशन कुछ शिफ्ट हो गया, इधर आ गया, डेल्टा एक्स से घट गया डेल्टा एल। रिस्टोरिंग फोर्स इधर लगेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन है तो एफ ही लगेगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन यहाँ भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स रहेगा, टेंसाइल का मतलब फोर्सेस उसको अवेयर लगेंगे, और कंप्रेशन का मतलब उसके टुवर्ड्स लगेंगे, बॉडी को साइज को घटाना चाहेंगे, और इलोंगेशन में एक टेंसाइल में बॉडी के साइज को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये दोनों है चीजें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन में दो कैटेगरी, सिंपल सा। इसको लिख लो जल्दी। अगला जो है हमारा वो है शियर स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, शियर स्ट्रेस स्ट्रेन। शियर, तो शियर क्या होता है, जैसे देखो लिक्विड ड्रॉप, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, इसमें क्या है, फोर्स विल बी टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, फोर्स विल बी टेंजेंशियल, फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स है वो विल बी टेंजेंशियल, फोर्स जो है वो टेंजेंशियल रहेगा, ठीक है ना, फोर्स हमारा टेंजेंशियल रहेगा। तो देखो अगर मैं बॉडी बनाऊं तो यहाँ पर मान लो एक मैं सिलेंडर टाइप का कोई एक बॉडी बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, बोलो क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे ये बॉडी बना दी, देखो, तो इस पे मैं अगर फोर्स लगाऊं तो टेंजेंशियल नेचर का, ये अभी इस तरीके से कोई भी सॉलिड बॉडी है,
तो शियर स्ट्रेस लिखना है और सर शियर स्ट्रेन लिखना है। ये वाली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है। ये ए नहीं लिखो, ये लिख दो के एल एम एन, ये एजेस है, इसका साइड्स है। तो अगर तुमने एक ऐसा फोर्स लगा दिया है शियर, है ना, टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा दिया है, तो तुम्हें नया डायग्राम जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला है भाई। ये थोड़े से शिफ्ट होंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल्स में तुम्हें अच्छा दिखता होगा इस तरीके से। ये लो भाई ऐसा हो गया, ये एंगल कुछ थीटा अपने से शिफ्ट कर गया फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये शेयर कर गया। वाटर मॉलिक्यूल पे टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो मूव कर जाएंगे, है ना, शेयर वाली बात। तो ऐसे चले गए। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस लिखोगे या शियर स्ट्रेस लिखोगे, शियर स्ट्रेस लिखोगे वो लिखोगे एफ अपॉन ए, और क्या, ठीक है। और शियर स्ट्रेन लिखोगे, शियर स्ट्रेन लिख दोगे तो वो लिख दोगे हमारा कितना, चेंज डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ये कुछ भी सर अपना हाइट है, ये अपना हाइट h है, ये एंगल x है, तो चेंज इन डायमेंशन कितना है, थीटा, और ओरिजिनल था कुछ नहीं, तो tan थीटा बेसिकली यहाँ पे हम लिखते हैं, बेसिकली क्या लिखते हैं, tan ऑफ थीटा। तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा को लिख दोगे x बाई एच, यही है चेंज, tan ऑफ थीटा ही हमारा चेंज है एंगल में, समझ में आ रहा है। तो डायमेंशन का यही चेंज है, तो x बाई एच लिखा जाता है शियर स्ट्रेन जो चेंज होगा, और अपॉन वो हाइट से जो शिफ्ट हुआ है, ये ध्यान में रखना। तो शियर स्ट्रेन ये होता है और शियर स्ट्रेस ये होता है। बोलो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और हमें सीखना है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तीसरा जो है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन पे बात करनी है। ये जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्ट्रेन होता है ये तीनों में दिखता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में आपको दिखेगा बराबर से। तो इसमें कैसे लिखेंगे सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे लिखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कैसे लिखेंगे। तो स्ट्रेस लिखने के लिए होता है सर अपना फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक लिक्विड ड्रॉप है, अभी मैंने बात किया था, कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, मान लो कोई भी बबल है, कैसा भी बोल सकते हो, लिक्विड ड्रॉप है। अगर इसको अगर तुम इस ड्रॉप को एयर में रखे हो, एयर में रखे हो, इस लिक्विड ड्रॉप को एयर में रखे हो, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ऐसे ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। बोलो क्लियर। ये लिक्विड ड्रॉप को तुम एयर में रखे हो, तो अब इसी लिक्विड ड्रॉप को किसी पानी में रख दो ले जाके, ठीक है ना, या पानी में नहीं रखो तो किसी भी अदर मीडियम में रख दो, जैसे कि पानी के अलावा ऑयल का मीडियम है जिसकी डेंसिटी वाटर से कुछ अलग होगी, केरोसिन ऑयल हो सकता है, ठीक है ना, इस टाइप से चीज़। तो अगर आप इसको इमर्स कर दोगे किसी भी डेप्थ में, किसी भी डेप्थ एच में, ये हमारा लिक्विड है, सॉरी ये हमारा बबल है, और इसको तुमने डाल दिया भाई, है ना, इसी लिक्विड में कहीं में डाल दिया जिसकी डेंसिटी अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्रेशर अलग हो जाएगा, है ना, पी नॉट प्लस रो जी एच वाली चीज़ें आ जाती हैं, तो प्रेशर अलग हो जाएगा। तो एरिया मतलब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मेरे को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखना है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लिखना है, तो बोला क्या जाता है कि तुम चेंज इन प्रेशर लिख दो भाई, डेल्टा पी लिख दो, चेंज इन प्रेशर। प्रेशर यहाँ कितना था, प्रेशर यहाँ कितना है, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई अपॉन वी, ठीक है ना, डेल्टा वी अपॉन वी जो वॉल्यूम है इसका चेंज, वॉल्यूम का जो चेंज। जब ड्रॉप को तुम पानी में रखोगे तो मान लो उसका वॉल्यूम कुछ बदल गया है, प्रेशर लगने के कारण या प्रेशर बढ़ने के कारण कंप्रेस हो गया होगा, ठीक है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस मान लो घट गया है, स्मॉल आर हो गया है, और स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये जो डायमेंशन घटा प्रेशर बढ़ने के कारण से,
यही इसका वॉल्यूम का चेंज हो गया, वॉल्यूम का चेंज हो गया भाई, ठीक है ना। पहले वॉल्यूम ऐसा था, पहले वॉल्यूम ऐसा था, वो वाला कैपिटल आर ऐसा था, अब वॉल्यूम कुछ ऐसा हो गया है। बात समझ में आ रही है? ये वाली चीज, ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखना चाहिए क्या? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखना चाहिए? वो लिखा जाता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आप लिख दो तो वो दे देगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये दे देता है भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमारा ये बबल अब ऐसा हो गया है, ये लिक्विड ड्रॉप ऊपर से ऐसा हो गया, रिड्यूस हो गया, कैपिटल आर था स्मॉल आर हो गया है। बोलो क्लियर है? तो इस तरीके से हम लिखते हैं भाई ये स्ट्रेस स्ट्रेन में तीनों तरीके से। हालांकि जो हमारे कोर्स ऑफ करिकुलम में है वो पहला वाला ही है, हमें फर्स्ट वाली चीज को थोड़ा डिटेल में समझना है, थोड़ा ही सा डिटेल में, ठीक है। वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन हमें थोड़ा अच्छे से समझना है, बाद बाकी नॉर्मल तरीके से याद करके रख लो। क्लियर है? तो ये था हमारा तीनों भाई स्ट्रेस स्ट्रेन, तीनों तरीका से हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में हो, शेयर में हो, या टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल में हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एक जो टर्म होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक रेशियो जो आती है, एक टर्म जो आपको सीखना है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसको बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है ना। टू एवरी या टू स्मॉल स्ट्रेन डेवलप देयर इज ए स्ट्रेन। टू हुक्स लॉ क्या है जरा देखो। फॉर एवरी स्ट्रेन डेवलप देयर इज अ स्ट्रेन, ठीक है ना। फॉर एवरी स्ट्रेन डेवलप देयर इज स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं हुक्स लॉ, ठीक है, हुक्स लॉ। तो ये क्या बोलता है? स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेस यहाँ पे होगा, ठीक है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाली चीज हो जाएगी। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस वाली, ठीक है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका जो रेशियो होगा ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसको बोलते हैं ई, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी बदल जाता है अलग अलग चीज में। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करेंगे तो वहां पे वो इसका नाम हो जाएगा बल्क मॉड्यूलस। वैसे ही अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा, वैसे ही मैं शेयर की बात करूंगा तो नाम फिर बदल जाएगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज है, ये इस रेशियो को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। देखो इसको मैं लिख देता हूं तीनों के लिए। अगर मेरा लॉन्गिट्यूडनल हो, अगर मेरा शेयर हो, और फिर मेरा आखिरी में जो वॉल्यूमेट्रिक हो, तो तीनों में क्या क्या नाम होगा इसको देख लो। देखो अगर मैं बात करता हूं सिंपल सा, क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इलास्टिसिटी हो जाएगा। तो इस जगह पर देखो बात कर लेते हैं, ई किसके लिए? पहला अगर मैं बात करता हूं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल में। फिर हमारा हो जाएगा शियर, शियर स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन, ठीक है। फिर हमारा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन, ये चीज हो जाएगी। देखो नाम क्या है, नाम क्या है, जरा अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या नाम है एक एक करके देख लेते हैं। तो क्या होता है भाई, देख लेते हैं। पहला जो होता है वो यंग्स मॉड्यूलस बोला जाता है ना। अगर इसमें मैं ई की वैल्यू की बात करूं, ई की वैल्यू की बात करूं तो ये कहलाता है यंग्स, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। इसको लिखते हैं कैपिटल वाई, यंग्स मॉड्यूलस। शियर, शियर स्ट्रेस स्लैश स्ट्रेन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। और यहां पे बोला जाता है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, ये चीज होती है। तो यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूल ऑफ रिजिडिटी को सही बोला जाता है इसमें, और इसमें बल्क मॉड्यूलस के नाम से आता है। अगर इसको लिखोगे तो कैपिटल बी हो जाता है, यहाँ पे कैपिटल वाई हो जाता है। तो मेरे को बेसिकली जो पढ़ना है हमें, वो पढ़ना है यही वाला, ठीक है, ये पढ़ना है यही वाला यंग्स मॉड्यूलस वाई, इसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, तो इसको लिखा जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिक फंडा हमारा यही रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन में, तो हमें क्या देखना है, हमें सिंपल से दो चीजें देखनी है, ठीक है। पहला चीज तो ग्राफ, और ग्राफ से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। इस पे जो ग्राफ आता है जिसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इस लॉन्गिट्यूडनल में ही शियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो वो ग्राफ क्या है जरा हम लोग देख लेते हैं। देखो, तो हुक्स लॉ समझ में आया है ना, किसी भी एक रीजन तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, उसके बाद वो उसको क्रॉस कर गया तो नहीं हो पाएगा, वहां पे वो बॉडी वापस नहीं आ पाएगी। हुक्स लॉ यही बोलता है कि अगर आप किसी भी बॉडी को खींच रहे हो तो वो किसी एक रीजन तक वापस शेप को रिगेन करेगा, जहां तक वो शेप को रिगेन कर सकता है उसी को बोला जाता है हुक्स लॉ का वैलिडेशन। उसके बाद अगर बॉडी को खींच दिए तो वो शेप वापस नहीं रिगेन कर सकता है, तो वहां पे हुक्स लॉ फेल हो जाएगा, मतलब हुक्स लॉ एक्ट नहीं करेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन जो इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग को देखना है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन में क्या देखना है, स्ट्रेस कर्व, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है जरा देख लो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, ठीक है। ये जो है ये चेंज हो सकता है भाई, है ना, कोई कोई ग्राफ में स्ट्रेन ऊपर आ जाएगा, स्ट्रेस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती है। तो क्या होता है, जो ग्राफ प्लॉट होता है वो कुछ ऐसा चलता है, ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप से। और इसमें कुछ अगर पॉइंट मार्क करोगे तो ये वाली पॉइंट है एक,
मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पर आपको दिखेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहलाता है ये पॉइंट ए, यहाँ इस रीजन में। इसके बाद अलग हो जाता है। मान लो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी हो गया। फिर इधर कहीं पे पॉइंट सी आ जाएगा और ये लास्ट में दी, ठीक, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो बात करो प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ये सब कहलाता है नाम। नाम की बात करें तो जो ये ए कहलाता है, पॉइंट ए को जो बोलोगे वो बोलोगे प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। बी को जो बोला जाता है, पॉइंट बी, यहां तक है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और सी और डी, सी और डी, डी है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट, और जो सी होता है, सी क्या है, सी सर हमारा वो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेंथ है, वहां तक बॉडी को हम खींच सकते हैं, ठीक है ना, वहां तक बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। जरा देख लो, ठीक है, ये तो पॉइंट सी, पॉइंट डी, ठीक है, लिख लो अल्टीमेट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कहलाता है पॉइंट सी। और डी की बात करें तो ये बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। ये कभी कभी यहाँ पे डी भी लिख देता है, यहाँ पर ई लिख देता है, ऐसा भी चलता है, ये चेंजेस भी रहते हैं, ठीक है ना, ये देखना डी और ई। तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक सा पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है। ये ग्राफ बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड है, ठीक है, यहाँ तक भाई इलास्टिक लिमिट है, बॉडी को यहाँ तक अगर तुम खींचोगे तो वो बॉडी वापस रिगेन कर सकता है शेप। फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पर मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेंथ रहेगा ये बॉडी का, ठीक है ना, यहाँ तक मैक्सिमम वो सह कर सकता है। और फिर लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट, यहाँ पे बॉडी टूट जाएगा, अब ज़्यादा खींचोगे तो बॉडी टूट जाएगा। ये बेसिकली अल्टीमेट लोड बियरिंग मशीन पर ये प्रैक्टिकल किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के। अल्टीमेट लोड बियरिंग मशीन, उसका ये ग्राफ है, अल्टीमेट लोड बियरिंग मशीन, लोड बियरिंग मशीन पे ये प्रैक्टिकल करते हैं और वहीं पे हमें ये चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, ऐसा। तो कुछ इस तरीके का रहता है वो, और इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट डाला रहता है बीच में, ठीक है, इस तरीके से, और इसको कंप्रेस किया जाता है। तो जहाँ तक ये चल पाता है अपना रिगेन करेगा शेप, ये अल्टीमेट लोड बियरिंग मशीन या अल्टीमेट टेंसाइल लोड बियरिंग मशीन जैसा बोलो, तो ये चीज़ पे करते हैं। बात क्लियर, ये ग्राफ ड्रॉ कर लो। इधर वाले रीजन को बोला जाता है प्लास्टिक रीजन, और यहां पर ये है वाई, यंग्स मॉड्यूलस, इसको बोलते हैं वाई, ठीक है। तो ये चीज है हमारा एक ग्राफ जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहां तक कॉपी करके रख लो।